चल जाओ भैया जी, चल जाओ चल जाओ चल जाओ। अब इधर देखते हैं। हाँ हाँ, ये रिफ्रेश करूँ एक बार। चल गई, चल गई बेटा, चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई। हाँ, ब्लैक स्क्रीन आ रही थी, चल गई। अब एक बार थम्स अप करके बताओ बढ़िया तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, हाँ अब हो गया, अब स्टार्ट हो गया बेटा, अब स्टार्ट हो गया है। अब बताओ एक बार थम्स अप करके बताओ, अब चल रही है कि नहीं। अब चल रही है बेटा, अब चल रही है बिट्टू, अब क्लास चल रही है सोना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार बाहर निकल के एंट्री मारो और देखो चल रही है। अभी भी नहीं चल रही यार। अच्छा, चल गई चल गई चल गई, थम्स अप आ गए, थम्स अप्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, पहला झंडा जीत लिया हमने आज। ठीक है ना, सुबह सुबह का ही मामला। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। बढ़िया सा टॉपिक पढ़ाऊंगी और क्लास में ही उसको याद कराऊंगी। तो तैयार हो, नाश्ता वाश्ता करके बैठे हुए बढ़िया तरीके से, आनंदित हो। मौसम बढ़िया हो रखा है, मुझे लगता है हमारे यहाँ तो खूब बढ़िया बादल बादल हो रखे हैं, ज्यादा गर्मी नहीं है, मौसम एकदम ठीक ठाक है। ऐसा ही आपके यहाँ पे भी चल रहा होगा। तो गुड्डा, एक तो मैं पहले कल वाले आपके जो सैटरडे वाले डाउट थे वो क्लियर कर दूं। एक बच्चा, हम प्रियम्बल पे बात कर रहे थे, प्रस्तावना पे बात कर रहे थे, है ना। तो उसी से आगे शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने बात की थी प्रियम्बल, जिसे कहते हैं प्रस्तावना, जिसे लेकर आए थे चाचा जी ने 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को एज अ, कैसे, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में रखा था कि भारत का जो संविधान होगा उसके मूल तत्व क्या होंगे। रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, फिर बाद में इसे ही प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। इसे ही उद्देश्य प्रस्ताव को ही किसके रूप में स्वीकार किया गया, प्रस्तावना के रूप में। प्रस्तावना के रूप में इसे, यानी प्रियम्बल के रूप में इसे एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक्सेप्ट कब किया, तो मेरे साथ साथ बोलेंगे, प्रियम्बल के रूप में एक्सेप्टेड कब बेटा, 22 जनवरी 1947। ये डेट याद होनी चाहिए। फिर बात आती है प्रस्तावना या प्रियम्बल जो है उसकी भाषा की बात करें, भाषा कहां से ली है, तो हमेशा याद रखना उसकी भाषा हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। और ये पूछें उसका मॉडल कहां से लिया है, उसका रूप कहां से लिया है, तो वो हमने लिया है यूएसए से। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आया, इतने पे बात हो रही थी पहले। हाँ, उसके बाद बात आती है बेटा जी कि आज तक केवल एक बार, क्या नोट करेंगे, ये भी हमने कल पढ़ा था। आज तक केवल एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज तक केवल एक बार, कितनी बार, केवल एक बार प्रस्तावना में क्या हुआ है, प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। संशोधन यानी अमेंडमेंट हुआ है। प्रस्तावना में चेंज हुआ है, यानी उसके अंदर क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, आज तक केवल एक बार। ठीक है, और वो एक बार कब है बेटा, तो वो एक बार है जब 42वें नंबर का संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन। और कब हुआ था ये, 1976 में। कब हुआ था, 1976 में। तो दो चीजें याद रखनी है, आज तक केवल प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, उसके अलावा कभी नहीं, तो ये याद रखना आसान है। और कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे, 3 वर्ड्स वर बीन एडेड। 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 वर्ड्स वर बीन एडेड। क्या थे वो 3 शब्द जो जोड़े गए थे प्रस्तावना में, तो वो 3 शब्द याद रखेंगे। वो 3 शब्द थे समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। और तीसरा था अखंडता। तीसरा था क्या, अखंडता। तनु ये पूरा का पूरा ले लेना, रिवीजन में बच्चे को समझ में आ जाएगा। यानी कि सोशलिज्म था, सोशलिज्म पहले नहीं था, मूल संविधान में नहीं, प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म और अखंडता यानी इंटीग्रिटी, अखंडता यानी इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द थे, SSI, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और साथ ही साथ जिसे क्या बोलेंगे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जिसे बोलेंगे। ठीक है, हाँ। तो कोई दिक्कत, अच्छा कैमरे का एंगल ठीक नहीं जा रहा, हाँ ये भी सही कह रहे हो आज।
अब ठीक है, ये साइड से कट क्यों रहा है यार? ठीक है ठीक है ठीक है, अब तो ठीक है। ये कवर कर रहा है, कहाँ तक कर रहा है? ठीक है, इतना ही याद रखना पड़ेगा ना कहाँ तक कवर कर रहा है। यहाँ कुछ लिखूं तो ये नहीं शो करेगा। कोई नहीं बेटा, तुम्हारी क्लास के बाद सेटिंग चेंज कराती हैं। तुम्हारी क्लास के बाद हाँ सेटिंग चेंज है बेटा। जो आपके पीडीएफ बनाती हैं वो गुड़िया का नाम है तनु, ठीक है। तो यहाँ तक का समझ में आया आपको? ठीक है। तो संविधान में प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, ओनली वंस इट हैज बीन अमेंडेड। केवल एक बार इट हैज बीन अमेंडेड, एक बार संशोधन हुआ है, और वो भी कब हुआ? 42 नंबर का, 42वें नंबर का संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और साथ ही साथ अखंडता, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। इतना समझ में आया? अब देखो, एक पॉइंट था जो मैंने आपको बोला था, वो ये था प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में क्या नहीं है? प्रवर्तनीय नहीं है। हिंदी वाले स्पेशली ध्यान दें, प्रवर्तनीय नहीं है। इसे आप ये कह सकते हो कि अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कि नॉन इन्फोर्सेबल है। क्या है? नॉन इन्फोर्सेबल। कोर्ट में नॉन इन्फोर्सेबल है। नॉन इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है? नॉन इन्फोर्सेबल का मतलब होता है उसे आप कोर्ट में लागू नहीं करा सकते। जो चीजें किसमें लिखी हैं? प्रियम्बल में लिखी हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि यहां लिखा है कि भारत के लोग और भारत से ही शक्ति ग्रहण करता है संविधान, और हमारी मर्जी के बगैर ये कैसे कानून आ गया। नहीं, बहुत मार पड़ेगी, बहुत ही गजब मार पड़ेगी अगर आप वहां पे कहां पहुंचते हो कि भैया प्रियम्बल में लिखी हुई बातें, प्रस्तावना में लिखी हुई बातें, और उसे हम क्या कर रहे हैं? उसे हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे में सिचुएशन क्या रहेगी? ऐसे में सिचुएशन ये रहेगी कि कोर्ट ये कहेगा प्रस्तावना के अंदर लिखी हुई बातें नॉन इन्फोर्सेबल है, प्रवर्तनीय नहीं है, अप्रवर्तनीय है। यानी प्रस्तावना के अंदर कोई बात लिखी है समाजवादी, आप ये कहें समाजवादी लिखा है, तो ये समाजवादी का मतलब है कि यहां पर सोशलिज्म होना चाहिए, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। तो आप ये जितना भी चूं चपड़ करें, आप फंडामेंटल राइट्स अगर आपके नहीं मानती है सरकार, तो आप पहुंचते हो कोर्ट में, लेकिन प्रस्तावना में लिखी हुई बातों को लेकर आप कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते हो उसे, जो बातें लिखी हैं। ये बात समझ में आ गई? ये होता है अप्रवर्तनीय, गैर न्यायिक। क्या कह देंगे इसे? एक और शब्द कह लीजिए, गैर न्यायिक। यानी कोर्ट में ये क्या नहीं है? नॉन जस्टिबल है। ये आप इसको आप करवा ही नहीं सकते हो लागू। ठीक। अब दो कहानियां बता रही हूं, दो कहानियां बता रही हूं। हाँ, गैर न्यायिक कह लीजिए बेटा, गैर न्यायिक कह लीजिए, और साथ ही साथ गैर न्यायिक के अलावा अप्रवर्तनीय भी कहिए। इंग्लिश में नॉन इन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिफिकेबल। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब सुनो, 2 कहानियां बता रही थी मैं उस समय पे, प्रस्तावना से जुड़े हुए, और क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक केस याद रखना, 1960 का एक केस है, बेरुवाड़ी मामला, बेरुवाड़ी मामला। ठीक है, ये मामला समझो, अच्छे से समझना। और दूसरा केस बताऊंगी 1973 का केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला। ये 2 केसेस थे जहां हमने छोड़ा था। केशवानंद भारती मामला, ये 2 केसेस थे जिन्हें हमने छोड़ा था, जिन पे डिस्कशन था। अब ध्यान से सुनना, बेरुवाड़ी मामला है क्या? बेरुवाड़ी क्या था बेटा कि आपका वेस्ट बंगाल जानते हो आप? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक जिला है, क्या? जलपाईगुड़ी। क्या है? जलपाईगुड़ी। वेस्ट बंगाल में एक जिला है जलपाईगुड़ी, और जलपाईगुड़ी में एक जगह है बेरुवाड़ी। क्या है? बेरुवाड़ी, 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 कुछ भी कह दो। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है, एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है।
उस बात को बड़े ध्यान से सुनने के बाद, अच्छे से समझने के बाद मेरी बात का जवाब देना। वेस्ट बंगाल में एक जगह है जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी में एक जगह है बेरुवाड़ी, और बेरुवाड़ी से आपका बांग्लादेश जुड़ा रहता है, मतलब उससे बांग्लादेश की टेरिटरी बिल्कुल जुड़ी रहती है। ठीक है। अच्छा, आप जानते हो कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ है? पहले तो उसको ईस्टर्न पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ठीक साहब। अब हुआ क्या, रेडक्लिफ साहब ने जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा किया और लाइन खींची थी, रेडक्लिफ लाइन जिसे कहते हैं, तो बेरुवाड़ी जो एक एरिया है वो रखा तो किसमें गया? वो रखा तो इंडिया में गया, लेकिन वो इस बात को लिखना भूल गए। अब बेरुवाड़ी एरिया में क्या थे? मुस्लिम ज्यादा थे। अब रेडक्लिफ साहब इस बात को लिखना भूल गए कि ये एरिया आता किसके अंडर है? इंडिया के अंदर। उन्होंने वर्बली तो बोल दिया कि यहां से लाइन जाती है और बेरुवाड़ी आता है, लेकिन लिखा नहीं, क्योंकि जो बिल्कुल सीमा वाले फ्रंटियर एरियाज होते हैं उनको लिखना पड़ता है, वरना दोनों लड़ मरेंगे। अब क्या हुआ, उस समय पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बोलने लगे, उन्होंने मुंह चलाना शुरू किया। मुंह चलाने में पाकिस्तान माहिर है। बोला ये एरिया हमारा है, यहां देखो मुस्लिम है। जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ज्यादा ही दिलदार आदमी थे। जवाहरलाल नेहरू जी बोले एक काम करते हैं, आधा तू रख ले पाकिस्तान, आधा हम रख लेते हैं। लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। आधा तुम रख लो, आधा हम रख लेते हैं। जहां हिंदू एरियाज हैं, ज्यादा हैं, उस एरिया को हम ले लेते हैं। जहां मुस्लिम ज्यादा मेजॉरिटी में है, वो वाला एरिया तुम ले लो। अब लोगों को गुस्सा आ रहा है, बेरुवाड़ी लोगों को क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। किस पे? चाचा जी पे, JL नेहरू जी पे। गुस्सा आना लाजमी है। इन्होंने कहा भैया तुमने हमसे पूछी क्या? हमसे पूछी क्या? हमने तुम्हें प्रधानमंत्री चुना, वोट तुम्हें दिया। हमने तुम्हें प्रधानमंत्री चुना, तुम्हें वोट दिया, तुम पाकिस्तान को हमें दे रहे हो हमसे बिना पूछे। अब ये बात, केस फंस गया, मामला एकदम गड़बड़ हो गया। अब सिचुएशन क्या हुई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास, जो उस समय प्रेसिडेंट थे, चाचा जी पहुंचे, जवाहरलाल नेहरू जी पहुंचे। बोले आप बताइए, आप तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था आप तो हेड थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि देखो यार, आम जनता नहीं चाहती है ना? वैसे तो साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 3 में, जो आज आप पढ़ रहे होगे, अनुच्छेद 3 में, कि ये भारत की मर्जी है, वो किसी भी राज्य को अपने अंदर ले सकता है। अपना कोई जो राज्य है उसका, भारत की अपनी मर्जी है कि वो अपने किसी भी स्टेट, किसी भी एरिया का नाम बदल सकता है, उसको किसी को दे सकता है, ऐसे करके मामला था। ठीक है। तो फिर भी राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा मैं एक काम करता हूं, आर्टिकल आता है 143 आई लव यू आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? 143 आर्टिकल, आई लव यू वाला आर्टिकल है, जिसके तहत क्या करते हैं राष्ट्रपति जी, क्या बेटा जी, राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से क्या लेते हैं? एडवाइस। राष्ट्रपति जी किससे? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं, परामर्श लेते हैं। ये एक आर्टिकल आता है, हमेशा याद रखना। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि वैसे तो हमारे को अधिकार है कि हम अपनी देश की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, आर्टिकल 3 ये कहता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना चाहूंगा। तो राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि भाई आप एडवाइस करो इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो, एक तो प्रियम्बल में एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है? हम भारत के लोग, जो क्या बताता है? जो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मेन पावर कहां से मिलती है। मैंने कल भी कहा था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मेन पावर किससे मिलती है? भारत के लोगों से मिलती है। और जब बेरुवाड़ी जगह के लोग ही कह रहे हैं कि नहीं साहब हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, हम तो भैया चाचा जी आपको काहे चुने थे, तो इस बात पे एक मुद्दा ये फंसा कि प्रस्तावना ये कहती है, दूसरी तरफ प्रस्तावना ये कहती है कि हम क्या हैं? हम हैं संप्रभु। ये रट्टा नहीं मारना, ये सिर्फ समझने की बात है। दूसरी तरफ प्रस्तावना कहती है कि हम हैं संप्रभु, सोवरेन, सारे डिसीजन इंडिया की गवर्नमेंट खुद लेगी, किसी से नहीं पूछेगी। हमारे डिसीजन हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, हम किसी से नहीं पूछेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। ये भी बात किसमें लिखी है? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। ये भी बात कहां लिखी है? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। और दूसरी बात भी प्रस्तावना में लिखी है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, भारत के संविधान का सोर्स क्या है? पावर का सोर्स क्या बताया था? संविधान का पावर सोर्स लोग हैं। पावर सोर्स कौन है? लोग हैं।
कौन? लोग, भारत की जनता। ये भी बात लिखी हुई है। तो अब मुद्दा फंस रहा है कि क्या करा जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट दिया, राष्ट्रपति जी को बताया कि भाई देखो हमारा फैसला क्या है। हमारा फैसला ये है कि आपको अगर बेरुवाड़ी एरिया पाकिस्तान को देना है दे दो, लेकिन आर्टिकल 3 के तहत नहीं दोगे। आर्टिकल 3 के तहत नहीं, अनुच्छेद 3 के तहत नहीं दे सकते, क्योंकि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि इंडिया की गवर्नमेंट को अधिकार है, राइट है कि वो अपने किसी भी स्टेट की बाउंड्री, सीमा को चेंज कर दे, छोटा कर दे, बढ़ा दे, लेकिन ये राइट नहीं है कि अपना एरिया किसी को उठा के दे दे। ठीक, तो कहा कि अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 के तहत तो नहीं होगा, लेकिन आप आर्टिकल 368, क्या बेटा, 368 में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन कर लो, चेंज कर दो। संविधान में संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके आप ये एरिया इनको दे सकते हो। मेरी बात फिर से समझना, कहानी बड़ी सीधी है। वेस्ट बंगाल में एक जगह है जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी में एक एरिया है बेरुवाड़ी। बेरुवाड़ी एरिया बांग्लादेश से मिला हुआ था, बांग्लादेश से सटा हुआ था। रेडक्लिफ साहब ने जब इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग किया तो वो ये चीज लिखना भूल गए कि बेरुवाड़ी भारत का हिस्सा है। अब पाकिस्तान तो है ही लीचड़पने पे उतर आया, हाय तौबा मचाने लगा कि आए मुस्लिम है यहां, हमको दे दो जगह, हमारी है। तो फिर ऐसे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आधा तू रख ले, आधा हम रख लेते हैं। हिंदू वाला एरिया, हिंदू मेजोरिटी वाला एरिया इंडिया के साथ चला जाएगा और मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया पाकिस्तान के साथ। आम जनता को दिक्कत है क्योंकि उन्होंने चुना है भारत को। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो चाचा जी, जवाहरलाल नेहरू जी आप कौन होते हो जो ये डिसाइड कर लोगे। अब ये मुद्दा फंसता है, तो ऐसे में फिर दिमाग लगाना पड़ता है कि किस आर्टिकल के तहत ये सीमा में जो चेंज हो रहा है वो होगा। तो क्या आर्टिकल 3 के तहत होगा, क्योंकि आर्टिकल 3 कहता है कि इंडिया की गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वो अपने किसी भी स्टेट, किसी भी एरिया की बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, बढ़ा सकती है, उस नए राज्य बना सकती है, पुराने राज्य को तोड़ सकती है, उससे भी नए राज्य बना सकती है। लेकिन इसके अंदर यह कहीं नहीं लिखा कि अपना उठा के किसी को दे देना है। ठीक, अब उसके बाद में चाचा जी बोले, राष्ट्रपति जी उस समय राजेंद्र प्रसाद जी थे, कि आप बताओ, ठीक है आप बताओ। तो राष्ट्रपति जी को एडवाइस दी किसने, आर्टिकल 143 के तहत, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा देखो भैया, आर्टिकल 3 में कहीं नहीं लिखा कि आप अपना एरिया उठा के किसी को दे दोगे, तो इसमें तो चेंज होगा नहीं। आप आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकते हो। और यही पहली बार माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का मूल अंग नहीं है। क्या माना गया था? इसका रिजल्ट यह निकला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर दो बातें एक दूसरे को काट रही थी। एक कि इंडिया सोवरेन है, संप्रभु है, यानी इंडिया की गवर्नमेंट सारे डिसीजन खुद लेगी। और दूसरी बात कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का सोर्स ही क्या है? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का सोर्स, उस संविधान की ताकत कहां से है, वो शक्ति कहां से, वो भारत की जनता, और भारत की जनता मना कर रही है। तो अब ऐसे में रिजल्ट ये निकाला कि प्रस्तावना को क्या माना जाएगा? प्रस्तावना मूल संविधान का, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। क्या माना गया? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अंग नहीं, किस केस से यह चीज क्लियर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किससे क्लियर हुआ था? प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किससे क्लियर हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहा गया ये चीज क्लियर हुई थी कौन से केस से? बेरुवाड़ी केस से, कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ही मना कर दिया था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट अगर चाहती है तो चेंज कर सकती है, अंडर द आर्टिकल 368 ये एरिया दे सकती है। ठीक है, हाँ बताएंगे अभी, बेटा रुक जाओ, सब अभी क्लियर। ये वाला केस तो आपको समझ में आ गया 1960s का, कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति जी भी समझ में आ गए कौन है, तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट वाला मुद्दा समझ लो, अब नेक्स्ट वाला मुद्दा समझ लो, नेक्स्ट वाला मुद्दा और समझ लो आप, केशवानंद भारती वाला मुद्दा समझ लो। अब आ जाओ सेकंड केस। अब यही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलेगी। केशवानंद भारती वर्सेस केरल,
वर्सेस केरल स्टेट, केरल स्टेट, ये क्या फैसला था? 1973 का केस है, 1973 का केस है। क्या सीन है 1973 का? 1973 में सिंपली बात है, इंदिरा गांधी जी, कौन है बेटा जी? इंदिरा गांधी जी। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीएम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हैं। ये जब आप पढ़ भी रहे होगे तब भी आपके समझ में आएगा, और एक छोटी मोटी दिमाग लगाते हुए बच्चा समझ जाता है। तो इस केस में ये केरल के एक मठ, जानते हो मठ, मंदिर जो होते हैं, उनके एक पुजारी हैं। अब मंदिर की अपनी जमीन है और केरल का स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस जमीन को अपने अंडर लेना चाहती है। ठीक है ना, इतना मामला समझ में आ रहा है कि किसी जमीन को स्टेट गवर्नमेंट अपने अंदर लेना चाहती है, वो मंदिर की जमीन है। तो केशवानंद भारती जी कहां पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब ये पहुंचते हैं तो ये सिंपली एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं ये, कि भाई देखो, अभी आप पढ़ भी रहे होगे इन्हें, कि भाई देखो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, सॉरी 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31, ये दोनों कट गए हैं अब। ठीक है, याद रखना उस समय थे लेकिन ये कट गए। ठीक है, आज नहीं है, यहां लिख लो, आज नहीं है, ये सारे आर्टिकल हैं। तो ये कहते हैं आर्टिकल 14 ये कहता है कि मेरे साथ धर्म, जाति, लिंग के स्थान पर, मतलब सब कानून की नजर में बराबर हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि मुझे अपनी रिलीजन का प्रचार प्रसार करने का पूरा राइट है। तो मेरी अपनी मठ की जमीन है, मेरे अपने मंदिर की जमीन है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कैसे ले सकती है? आर्टिकल 26 ये कहता है कि मुझे अपने धार्मिक कार्यों को करने की, मुझे अपने रिलीजियस वर्क को करने की इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है। तो मेरी जमीन कैसे ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? 19F ये कहता है कि मेरी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है। तो हमारे मंदिर को अगर कोई लैंड मिली है तो ये हमारी है ना, किसी और की क्यों है? अब ये 19F हट गया है। 31 भी कहता है कि संपत्ति का अधिकार है, प्रॉपर्टी का राइट है। अब क्या हुआ, ये पहुंच गए केशवानंद भारती जी कहां? सुप्रीम कोर्ट। बोले मेरी जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है केरल गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंदिरा गांधी जी। उस समय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में धड़ाधड़ चेंजेस कर रही हैं पावरफुल बनाने के लिए अपने आप को। अब सुप्रीम कोर्ट, आप जानते ही हो 1960s में क्या कह चुका है कि प्रियम्बल, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह कह चुका है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि सुनो भाई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सरकार, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, अगर उसको लोगों का भला करना है तो वह आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है। अगर उसको लोगों का सोशल और इकोनॉमिकल वेलफेयर करना है तो इस पूरे देश की प्रॉपर्टी किसकी है? उस देश की है, उस देश की सरकार की है। तो वो आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है। मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, फिर बेटा बेरुवाड़ी चला गया है, ठीक है ना, हाफ हाफ बटा है। ठीक है, ये मामला हुआ। तो अब ध्यान से सुनो कि भाई साहब यहां केस फंस गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और जाहिर सी बात है बेटा, एक बात बताओ, अगर आप, एक फ्लाईओवर बन रहा है, आपका घर उसमें बीच में आ जा रहा है, आप कह रहे हो नहीं साहब मैं नहीं दूंगा, मेरी संपत्ति कमाई हुई है, मेरा पैसा है, मेरी प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ये कहेगी ओए ये पूरा देश हमारा है, ये पूरा देश जो भी गवर्नमेंट आएगी वो चलाएगी, क्योंकि if there is a requirement for the social and the economical welfare of the country's people, then you are no one. अगर भारत के सामाजिक आर्थिक उन्नति की जरूरत पड़ेगी तो आप और हम कुछ नहीं बेचते, है ना। जमीन ले लेगी, पूरी जमीन किसकी? सरकार की। तो इस मुद्दे पे लेके क्या कह दिया कि भैया देखो केशवानंद भारती जी, आप ध्यान से सुनो, रिजल्ट ये निकल के आ रहा है। रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि सरकार ले लेगी जमीन, क्योंकि उसको करनी है लोगों का सोशल और इकोनॉमिकल वेलफेयर, लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। आपकी जमीन लेकर उसका कुछ भला करना है लोगों का। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और यही एक बात कही किसने? यही एक बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। यहां लिखेंगे रिजल्ट। यहां क्या बात करी सुप्रीम कोर्ट ने? रिजल्ट ये निकला कि प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। में भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, संशोधन हो सकता है,
संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन याद रखना कैसे होगा, पॉजिटिव वे में। अभी बताती हूं पॉजिटिव वे में संशोधन या क्या मतलब होता है, मतलब जोड़ा जाएगा, कुछ घटाया नहीं जाएगा। और क्या कहा, यहीं से निकल के आया मूल ढांचा। ये बात याद रखना, पूछा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कहां से, किस केस से निकल के आया, तो कहोगे केशवानंद भारती केस 1973 का। बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मूल ढांचा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत क्या है, मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत क्या है। तो सिंपली कहा गया कि मूल ढांचे का मतलब है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है जो संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यू है। क्या, संविधान का मूल तत्व, संविधान का क्या बेटा, मूल तत्व, कोर वैल्यू। मूल तत्व यानी कोर वैल्यू। कोर वैल्यू क्या है संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यू क्या है, उसको कभी भी चेंज नहीं करेगी। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, मूल ढांचा का सिद्धांत आया और क्या लिखा, मूल ढांचे में कभी भी चेंज नहीं, मूल ढांचे में चेंज नहीं करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब चेंज नहीं, संशोधन नहीं करेगी कौन, पार्लियामेंट। मूल ढांचे में चेंज नहीं का मतलब समझो, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं का मतलब मैं तुम्हें कपड़े नए पहनवा दूं लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा नहीं बदलूंगी। एक होता है ना कि लड़कों को ले जाते हैं, एक गांव का सीधा साधा लड़का है, पुरानी मूवीज भी हम देखते थे, राम श्याम, ठीक है, ये सबको देखते थे। समझाऊंगी, अभी 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 तसल्ली रखो, ठीक है, अभी तसल्ली रखो। तो राम श्याम है ना, सीता गीता, हम ये मूवी देखते थे, एक बिल्कुल सीधी है और एक थोड़ी सी खुर्राट है, एक बिल्कुल सीधा है, एक थोड़ा सा तेज है। अब देखो उसकी आत्मा जो है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर कोई व्यक्ति सीधा है तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा तेज है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। आप उसका मेकओवर करते हो, उसको सीता से गीता बनाते हो, उसके बाल चेंज करते हो, उसको लिपस्टिक लगाते हो, उसको बढ़िया तरीके से उसके क्या होते हैं वो क्या करवाती हैं लड़कियां, क्या वो नेल्स पे जो भी करवाती हैं वो कुछ करवाते हो, उसको कपड़े वपड़े, आप उसका मेकओवर बाहर से कर सकते हो। यानी कहा गया कि संसद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में चेंज तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे में चेंज नहीं करेगी। अब बात आती है मूल ढांचा मतलब क्या, ये डिफाइन ही नहीं किया कभी सुप्रीम कोर्ट ने, मूल ढांचे को कभी डिफाइन ही नहीं किया, पर कहा कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यू आत्मा में उंगली करी किसी ने, संसद ने, तो बहुत मार लगाएगी सुप्रीम कोर्ट। आत्मा नहीं बदलनी है, मतलब हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो आम जनता की भलाई के लिए बनाया है। आप उसमें ऐसे चेंजेस कर दो कि आम जनता की भलाई की जगह सरकार की भलाई होने लग जाए, बोले ये नहीं चलेगा। ठीक, आप बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है ये डिफाइन नहीं किया, और ये कहा प्रस्तावना में भी क्या हो सकता है, प्रियम्बल में भी क्या हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। लेकिन कैसा होगा, पॉजिटिव वे में, आप उसमें कुछ चीजें जोड़ोगे, उसमें से घटाओगे नहीं। इसीलिए 1973 में ये रिजल्ट आता है, 76 3 साल बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार है और वो तुम 3 चीजें जोड़ देती। क्या जोड़ती हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी सेक्युलरिज्म का मतलब सबको बराबर समझा जाएगा, पंथ निरपेक्ष का मतलब, सॉरी, सोशलिज्म का मतलब एवरीवन विल बी इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ, सोशलिज्म होगा, ठीक है, समाजवाद होगा। पंथ निरपेक्ष, कल भी परसों भी बताया था, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सेक्युलरिज्म, आपको कोई भी रिलीजन मानने की फ्रीडम है लेकिन गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा। हम नहीं कहेंगे हमारे देश का कोई रिलीजन है, कि भारत हिंदू राष्ट्र है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, और न कभी आप साबित कर सकते हो उसको कि भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत इज अ सेक्युलर कंट्री वेयर ऑल द रिलीजन्स आर respected by the government, but there isn't any religion of the government। जहां भारत के सरकार का, देश का कोई रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों को स्वागत है, सभी धर्मों का सम्मान है, यह होता है पंथ निरपेक्ष। और अखंडता का मतलब देश की इंटीग्रिटी, देश की एकता बनाए रखने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। तो ये 3 शब्द जोड़े गए पॉजिटिव वे में। तो आज तक केवल एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया है, प्रियम्बल में। याद रखना, एक केस है 1960s का जो सुप्रीम कोर्ट, जिसमें यह कहता है कि प्रियम्बल तो पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल तो पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का।
और फिर एक केस है केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें दो बातें निकल के आती हैं। पहली चीज, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें जब वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तो कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट को कौन बदल सकती है? संसद, पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन पॉजिटिव वे में करेगी। और दूसरा मुद्दा निकल के आया इसी केस से, वो क्या था? वो था मूल ढांचे का, जिसे बोलते मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, कि कभी भी संसद, पार्लियामेंट ये कोशिश नहीं करेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर में गड़बड़ी करते। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? ये है केस जो कोई नहीं बताता, आप रट्टा ही मारते हो। तो अब ये कहानी याद रखना, ठीक है? और एग्जाम मैं जब क्वेश्चन आंसर करा रही हूं तो ये याद होना चाहिए। तुमसे पूछा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर का कौन से केस से निकल के आया, तुरंत मार देना केशवानंद भारती का मामला था, हमें पता है साहब। ठीक है, किस केस का रिजल्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना भाग ही नहीं है संविधान का। बोले भैया 1960s का बेरुवाड़ी केस था जिसमें मना कर रही थी। ठीक है, ठीक, हाँ, आ जाओ। अब यहां तक समझ में आया? अब देखो बाकी चीजें आप समझोगे। बड़ा मजेदार है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, बड़ा मजेदार है। ऐसे ऐसे खेल हुए हैं ना संविधान में, तुम्हारी आत्माएं तृप्त हो जाएंगी। आ जाओ, अब बात आती है अनुसूचियां, शेड्यूल। भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो यहां एक चीज नोट करना कि कितने भाग थे। तो याद रखना जब बना था तब 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखना 365 थे, 365 थे। और अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां थी 8। कितनी थी? 8। अनुसूचियां क्या थी? 8। शेड्यूल यानी 8, मतलब 8 लिस्ट थी। लेकिन धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए, अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए। आप में भी तो संशोधन हुए। पहले आप तुतला के बोलते थे बचपन में, थाना था उंदा, पानी पी उंदा, मम दे दो मम्मी, मम दे दो, नहीं था उंदा, मैं तो पापा ते ललूंगा। फिर तुम बड़े हुए धीरे धीरे, फिर तुम समझदार हुए। ठीक है, वो बात अलग है, एक आध अभी भी समझदार नहीं हुआ होगा और रात में तोतला हो जाता होगा, मेरे बाबू ने थाना थाया था, है ना। पर फिर भी धीरे धीरे सभी समझदार हुए, और समझदारी में फिर हमने ये तोतलापन खत्म किया अपना। फिर हम बात करने लगे, मम्मी मैं ये खाना खाऊंगा, मैं वो करूंगा, या ये करूंगी, वो करूंगी। ये चीज हमारे समझ में आई। ठीक है, ठीक, आ रही बात समझ में? हाँ, तो 365 कितने थे? 365। आ रही बात समझ में? ठीक है साहब, यहां तक समझना है, यहां तक समझना है। अच्छा, तो अरे यार 365 लिखे, 395 लिखने, सही कह रहे हो, 395 थे, सॉरी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 395 थे। ठीक, 395 और 8 शेड्यूल थी। अब आज क्या है? आज का मामला देखोगे आज, तो आज है 25 भाग। भाग कितने हो गए? 25। अनुसूचियां हैं 8। अनुसूचियां कितनी हैं? 8 की जगह हो गई 12। कितनी हो गई? 12। और अनुच्छेद कितने हैं? तो बेटा जी याद रखना 470 तक हैं, 465 प्लस हैं। मैं इसीलिए गड़बड़ा गई, 465 प्लस हैं। ठीक है ना? कितने हैं? 465 से ज्यादा है। हाँ बेटा, आज थोड़ा स्क्रीन कट रहा है, पता नहीं कैसे ये इसकी कैमरे की सेटिंग गड़बड़ा गई है, इसीलिए मैं इतने ही जोन में लिखने की कोशिश कर रही हूँ। अब ध्यान से सुनेंगे। तो जब भारत का संविधान आपने लागू किया था, उसको आपने इन्फोर्स किया था, तो वो डेट थी 26 जनवरी 1950। उस समय केवल 8 शेड्यूल थी, लेकिन आज 12 शेड्यूल हैं, 25 भाग हैं, 470 के करीब आर्टिकल्स हैं। लेकिन जब संविधान बना था तो 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, और 8 अनुसूचियां थी। पहली अनुसूची किसके बारे में बात करती है? बहुत पूछा जाता है कि यहां दे दिया जाएगा कि किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी शपथ, ओथ के बारे में है। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे साथ साथ याद करेंगे। पहली में प्रथम, फर्स्ट अनुसूची तो यही बताती है कि आप कितने हैं। तो फर्स्ट अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल ये बताती है कि इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला ही आपके घर के बारे में क्या बताते हैं कि मेरे घर में इतने मेंबर हैं, इतनी फीमेल हैं और इतने मेल हैं। तो फर्स्ट क्या बताती है? भारतीय संघ के राज्य और संघीय क्षेत्रों का वर्णन करती है, यानी कितनी यूनियन टेरिटरी हैं और कितने स्टेट हैं। कोई दिक्कत? फर्स्ट क्या बताती है? फर्स्ट क्या बताती है? फर्स्ट ये बताती है बेटा, अब तो दिख रहा है,
ये तो दिख रहा है, देखो जूम ही है, ये दिख रहा है। ये दिख रहा है। ज्यादा जूम हो गई है स्क्रीन? नहीं, मुझे तो नहीं लगता बेटा ज्यादा जूम हो गई है, अब तो ठीक दिख रही है। दिख रही है, दिक्कत कर रही है? एक बार बताओ। नहीं दिख रही? क्या दिक्कत है? अब तो दिख रही है यार, मुझे भी दिख रही है बच्चा, मैं भी तो देख रही हूँ साथ के साथ। बेटा मेरे में तो दिख रहा है यार, मेरे में तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है कि कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। फर्स्ट में क्या है, कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक, क्लियर। सेकंड में क्या है, सेकंड के अंदर है कि इन सबको जो वेतन सैलरी मिलती है और अलाउंसेस जो मिलते हैं, वेतन भत्ते और पेंशन की बात है, सैलरी अलाउंसेस और पेंशन की बात है, सैलरी अलाउंसेस और पेंशन की बात है। अब तो दिख रहा है ना? हाँ। फर्स्ट में क्या है, पहले ध्यान से समझ लो। फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट में ये कह रहा है, भाड़ में जान दो, लाओ मैं खुद ही लिख देती हूं, लाओ आ जाओ। फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में ये कह रहा है, फर्स्ट में ये बता रहा है कि कितने स्टेट हैं, इसके बारे में बताता है, स्टेट एंड यूटीज के बारे में, मतलब कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, कितने क्या हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में बताता है। तो आपको पता ही है कि फर्स्ट शेड्यूल में जब बताया है कितने स्टेट हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको पता है कि अभी इंडिया में कितने स्टेट हैं बेटा, 28 स्टेट हैं और कितने 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सेकंड क्या बताता है बेटा, तो सेकंड बताता है जितने भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी जितने भी हैं यानी ऑफिसर्स जो हैं, उनके वेतन भत्ते, वेतन कितना मिलता है उनको, सैलरी कितनी मिलती है, अलाउंसेस कितने मिलते हैं और कितनी उनकी पेंशन होगी। ठीक है, पदाधिकारियों की सैलरी, सैलरी अलाउंसेस भत्ते मिलते हैं ना, अलाउंसेस फ्री में कि रेल यात्रा, ट्रेन यात्रा, एरोप्लेन यात्रा, ठीक है, और पेंशन कितनी मिलती है, किसको कितनी मिलेगी, ये वाला मामला है। ठीक, थर्ड में इन्हीं को शपथ कौन दिलाएगा, पदाधिकारियों की शपथ किसको कौन ओथ दिलाएगा, है ना। जैसे बात आती है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, उसको ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो उसको शपथ दिलाते हैं कौन, आपके सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शपथ कौन दिलाता है बिट्टू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, पीडीएफ फुल स्क्रीन में ही मिलेगी। ये बेटा आज कैमरे की सेटिंग गड़बड़ा गई है, ये कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, तो मुझे लगता है शर्मा जी ने जब कुछ इधर उधर किया है तो उनका हाथ इधर उधर लग गया है। ठीक है, तो थर्ड में क्या है, शपथ के बारे में बात है, ओथ के बारे में बात है कि पदाधिकारियों को कौन, किसको कौन शपथ दिलाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलाएगा, उसको कौन ओथ दिलाएगा, तो उसको राष्ट्रपति जी शपथ दिलाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जी को कौन दिलाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे। आ रही बात समझ में, ये वाला मामला है। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ ये कहता है कि राज्यसभा में, राज्यसभा में हर स्टेट का, हर स्टेट व यूटी का प्रतिनिधित्व कितना होगा, यूटी का प्रतिनिधित्व कितना होगा, प्रतिनिधित्व यानी कि राज्यसभा में किसकी कितनी सीटें, सिंपली क्या कह सकते हो, राज्यसभा में किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, किस स्टेट की कितनी सीटें, कितनी सीट्स होंगी, है ना, किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी, ये बताता है फोर्थ। क्या बताता है, फोर्थ बताता है। तो पहला, जैसे हमारे घर में हम पहले ये बताते हैं ना कि कौन कितने कितने मेंबर हैं, तो पहले में हमने बताया कि हमारे कितने स्टेट हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। दूसरे में हमने बताया कि हमारी सैलरी कहाँ से आती है, किसको कितना कितना पैसा मिलता है। देखा है कभी मम्मी पापा बाहर जाते हैं बात करने के लिए, तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाएंगे, तो भैया ये बात करने के लिए, जब रिश्ते की बात करने के लिए जाएंगे तो पहले बताएंगे हमारे घर में कितने मेंबर है, पहली अनुसूची।
फिर बताए कि जी हमारे लड़के को इतनी सैलरी मिलती है, जी हमारे लड़के के जो जीजा जी हैं उनको इतनी मिलती है, इसके पापा को इतनी मिलती है। उधर से लड़की वाले बताएंगे जी आपके घर के सारे लोगों को मिला के मेरी लड़की अकेली कमा लेती है, तो मुंह न चलाओ, पैसे न गिनाओ अपने। ठीक है, तो सेकंड में बात आती है वेतन की, भत्ते की, पेंशन की। ठीक है, तीसरे में बात आती है शपथ की। रोका करते हैं ना, जब शादी होती है तो रोका करते हैं, शपथ ले लो कि अब आप कहीं और लड़का नहीं देखोगे और आप कहीं और लड़की नहीं देखोगे। समझ रहे हो ना, आप कहीं और लड़का नहीं देखोगे और आप कहीं और लड़की नहीं देखोगे। तो तीसरे में हो गई ओथ। अब चौथे में फिर क्या होता है, इसी विवाह की अगर बात आगे चलाएं तो चौथे में ये नहीं होता, फिर दोनों तरफ के घर वाले जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मिलके कहते हैं कि बताओ आपकी तरफ से कितने लोग आएंगे बारात में, और इधर से भी पूछा जाता है कि बताओ आपकी तरफ से कौन कौन है, किस किस को क्या क्या देना है। तो फोर्थ में हो गया कि राज्यसभा में, यानी कि आपके आरएस में, राज्यसभा में जिसे अपर हाउस बोलते हैं, उसमें हर स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की कितनी सीट होंगी, है ना। तो ये बिल्कुल वही वाला मामला है। इतना समझ में आया गुड्डा? तो याद तो हो जाता है, याद के लिए कभी परेशान मत हुआ करो। और जितना मैं पढ़ाऊं उतना ही, जैसे मैंने आज 2 केसेस समझाए, ये अनुसूचियां, शेड्यूल बताई, घर वालों को पकड़ो, उनको सुना दो। अपना कोई दोस्त सीजीएल की तैयारी कर रहा होगा, सीजीएल की नहीं कर रहा, एमटीएस की कर रहा होगा, एमटीएस नहीं कर रहा, दिल्ली पुलिस की कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बदलेगा, बोल आजा तेरे को पूरी 12 की 12 शेड्यूल याद कराऊं, देख पहली में ये, दूसरी में ये, तीसरी में ये, और तुम्हें याद हो जाएगी। तुम उसको 4 बार बोलोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल देखो कहां पहुंचता है आज ही। चौथी में ये हो गया बेटा। अब आओ फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में ये है एएमटीएम, आत्मा। क्या? एएमटीएम। फिफ्थ में क्या है सोना? एएमटीएम। फिफ्थ में क्या है? एएमटीएम। फिफ्थ में क्या है बच्चा? एएमटीएम के बारे में बात है। फिफ्थ क्या कहता है? फिफ्थ ये कहता है कि, सॉरी एएमटीएम की बात नहीं, वो छठे में रहती है। फिफ्थ ये कहता है शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया और शेड्यूल्ड कास्ट के एरियाज में प्रशासन, यानी कि एक तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा। ठीक है, यानी ये सिंपली कहता है, फिफ्थ में ये कहता है कि जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जहां ज्यादा हैं, उन एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसा होगा। क्योंकि देखो शेड्यूल्ड ट्राइब के अपने अलग क्या होते हैं, कस्टम होते हैं। अब सपोज करो हम सब शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर हैं, हम सब शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर हैं, सपोज करो। अब हमारा एक अलग मामला है, हम झिंगालाला हुर्र करते हैं, रोज सुबह उठते हैं भाले लेके, हु हैया हु, ये हमारा मामला है। ठीक है, और हम हैया हु करते हैं, पेड़ों पे उल्टे लटकते हैं, या जो भी हमारा जो भी कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसके चारों ओर नाचते हैं, बांस वाला, बंबू वाला डांस करते हैं, बांस काटते हैं हम। अब हमसे कहा जाए पेड़ न काटो साहब, बांस नहीं कटेंगे। अरे भाई, हमारे एरिया में हमारा ट्रेडिशन है जो सदियों से चला आ रहा है, हमारे कल्चर का राइट भी तो है, फंडामेंटल राइट। तो कहा गया फिफ्थ शेड्यूल में कहा गया कि SC ST एरियाज में जो प्रशासन होगा और नियंत्रण होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल होगा, वो डिफरेंट होगा। तो वो बात लिखी है कि SC ST एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ आपका कंट्रोल कैसा होगा, ये वाली बात है। क्या कह रहा है मेरा बच्चा? कुछ कह रहा है। दीदी आप जूम ज्यादा कर दे रही हो। मैम आप जूम इन कर देते हो, जूम आउट करिएगा तो फुल दिखेगा। सोना मैं तो देख पा रही हूं। अच्छा तुम ये कह रहे हो। लो ठीक है, फिर बात आती है छठी की। किसकी बात आती है? छठी की बात आती है। किसकी बात आती है? छठी की बात आती है। तो और देख लो, अच्छे से तरीके से समझ लो। छठी की बात आती है, सिक्स्थ की बात आती है। जब छठी की बात आती है तो याद रखना AMTM। किसकी बात करोगे? AMTM। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये भी प्रश्न पूछा गया है, CGL में आया है, MTS में भी आया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। इन स्टेट के अंदर जो
शेड्यूल्ड ट्राइब के क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं, वहां पर प्रशासन और नियंत्रण बिल्कुल अलग होगा। पूरे देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले एरियाज में बिल्कुल अलग तरीके से प्रशासन होगा। और ये स्पेशली जो 4 स्टेट के नाम दे रखे हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके अंदर शेड्यूल कास्ट के जो एरियाज हैं उनमें प्रशासन, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग होगा। आ रही बात समझ में? अब क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां 6th शेड्यूल से ही, 6ठी अनुसूची से ही ये क्या करते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जगह एक और कोई स्टेट घुसेड़ देते हैं। बच्चे को ने कोड बनाया AMTM, तो मणिपुर घुसेड़ देंगे। क्या घुसेड़ देंगे? मणिपुर। अब बच्चे ने अगर ढंग से नहीं पढ़ा है तो वो क्या कह देगा, मणिपुर भी तो था। नहीं, मणिपुर नहीं है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, पैसा है ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों पे मनी नहीं होती है, पैसा नहीं होता। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ये बात है। ठीक है, आ रही बात समझ में? 7th क्या कहती है, 7वीं अनुसूची क्या कहती है? तो बेटा जी 7वीं अनुसूची का बहुत अच्छे तरीके से समझना है। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? तो 7वीं अनुसूची एक बहुत ही नॉर्मल बात करती है बेटा, वो सेटिंग में खुद करवाऊंगी, अभी मेरे को भी इतना नहीं आता। ठीक है, वो सेटिंग भैया जी ही करेंगे। अभी मुझे पता है ये सेटिंग में गड़बड़ा रही है, अगर मैं इधर करूं तो ठीक दिख रहा है, वरना नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो कुछ हो गया है, इधर से साइड से कट गया है, वो भैया जी ही देखेंगे। तो 7 शेड्यूल क्या बताती है? 7 शेड्यूल ये बताती है कि 3 लिस्ट हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जिन पे अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग सब्जेक्ट हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो 3 सूचियों का वितरण है, जो आप जानते हो। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 में भी था। संघ सूची, जिसपे यूनियन लिस्ट बोलते हैं, जिसपे कौन कानून बनाएगा, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। ऐसे 100 सब्जेक्ट हैं, 100 विषय हैं जिन पे केवल और केवल संघ सरकार यानी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। फिर राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, जिसमें 61 ऐसे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं जिन पर केवल और केवल राज्य सरकार, जिन पर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। ठीक है, और संवर्ती सूची, कौन करंट लिस्ट, कौन करंट दौड़ाएगा, दोनों मिलकर करंट दौड़ाएंगे। संवर्ती, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। ऐसे वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? 52 सब्जेक्ट। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि बताएं कि स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो स्टेट लिस्ट में बेटा 61 सब्जेक्ट हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कानून नहीं बनाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक यूनियन लिस्ट है जिसमें 100 सब्जेक्ट हैं जिसपे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, कभी स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगी। तो यहां तक मेरी बात समझे। 8th शेड्यूल क्या कहती है? 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। आप जब पेपर देने जाते हो CGL का, तो ये पेपर आपको 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा। 22 भाषाओं में, क्योंकि वो 22 भाषाएं 8th शेड्यूल में लिखी हुई हैं, इन्हें आप शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हो भारत की। लेकिन जब बेसिक संविधान बना था तब केवल 14 भाषाएं थी, आज इसमें 22 भाषाएं। तब 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है, मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, बंगला है, असमिया है, उर्दू है, पंजाबी है, कश्मीरी है। अंग्रेजी कहीं नहीं है, अंग्रेजी कहीं नहीं है। याद रखना, क्या इंग्लिश शेड्यूल्ड लैंग्वेज में आती है भारत की में? नहीं आती, इंग्लिश कभी नहीं आती। यहां बच्चे को फंसाया जाता है, बच्चे को लगता है शायद इंग्लिश भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में आती है। नहीं, इंग्लिश भारत की शेड्यूल्ड लैंग्वेज में नहीं है, ऑफिशिएटिंग लैंग्वेज में हो सकती है लेकिन शेड्यूल्ड लैंग्वेज में नहीं है। तो मूल जब संविधान, बेसिक जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनल, तो उसमें 14th लैंग्वेजेस को क्या रखा गया था? भारत की शेड्यूल्ड लैंग्वेज अनुसूचियों में रखा गया था, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में बात करती है। समय बदला, धीरे धीरे इसके अंदर और अनुसूचियां भी जोड़ी गई। समय बदला, धीरे धीरे इसके अंदर क्या करी गई? और अनुसूचियां भी जोड़ी गई, और साथ ही साथ यहां और भाषाएं भी जोड़ी गई। जैसे 15वीं नंबर की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका ईयर याद रखना। 15वें नंबर पे जो भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी सिंधी। क्या जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी बेटा? सिंधी जोड़ी गई थी। सबसे पहले 15वें नंबर पे जो भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी बिट्टू सिंधी भाषा। कौन सा संविधान में संशोधन था? तो याद रखना 21वां
21वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट था, और ये हुआ कब था? 1967 में। कब हुआ था? 1967 में ये संशोधन हुआ था, 1967 में ये चेंज किया था, 21वें नंबर का चेंज था। और कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई, ये 15वीं भाषा थी। फिर उसके बाद जोड़ा गया नमक, इश्क का नमक जोड़ो, नमक, नमक। तो ये 71st वह संशोधन था जो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और नमक जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, मणिपुरी और कोंकणी, ये भी 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई। कब जोड़ी गई बेटा? ये 71 नंबर का था, वो 21वां था। ये 71 नंबर का अमेंडमेंट था, कब हुआ? 1992 में हुआ। कब हुआ? कब हुआ बिट्टू? कब हुआ? 1992 में हुआ। ठीक सोना, याद रखना है गुड्डा, भूलना नहीं है, ठीक है? परेशान नहीं होना बिट्टू। फिर यहां लास्ट में 1992 था, 71वां अमेंडमेंट 1992। तो याद रखो, फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। 2ndवा यानी 92वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ? 2003 में। और क्या जोड़ा गया? महेंद्र सिंह धोनी का बैट जोड़ा गया, महेंद्र सिंह धोनी का बैट जोड़ा गया। एम से करोगे मैथिली, एम से करोगे बेटा जी मैथिली भाषा जोड़ी गई, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहां से। एस से करोगे संथाली भाषा जोड़ी गई, संथाली भाषा जोड़ी गई। डी से करोगे डोगरी भाषा जोड़ी गई, और बी से करोगे बोडो भाषा जोड़ी गई। ठीक है, ये भाषाएं जोड़ी गई। ठीक, मेरे साथ फिर से समझेंगे, क्या किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 लैंग्वेजेस आती हैं, तो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में बात होती है। बेसिक जब संविधान बना था ओरिजिनल, तब केवल उसमें 14 ही लैंग्वेज थी। क्या उसमें इंग्लिश आती है? नहीं आती है। तो पहली लैंग्वेज कौन सी जोड़ी गई? 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। कब हुआ यह अमेंडमेंट? तो भैया 21वां संविधान संशोधन था, कब हुआ? 1967 में। फिर नमक जोड़ा गया, नमक, नमक में क्या है बेटा? तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जोड़ा गया? 71वां अमेंडमेंट था 1992 में। फिर महेंद्र सिंह धोनी का बैट जुड़ता है, 92वां अमेंडमेंट है 2003 में। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। ठीक, कोई दिक्कत? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। ठीक, कोई दिक्कत बेटा? हाँ, संथाली संथाल जाता है, संथाल जनजाति की। ठीक, अब बेटा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में तो 8 ही शेड्यूल थी, यानी 9वीं अनुसूची 10वीं 11वीं 12वीं जोड़ी गई हैं, 4 बाद में। तो कब कब जोड़ी गई हैं वो भी देख लो। तो 9th शेड्यूल मेरे बच्चे, 9th शेड्यूल गुड्डा कब जोड़ी गई? तो पहला संविधान में जो संशोधन था, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही जो पहला अमेंडमेंट हुआ था, उसी में 9वीं अनुसूची जोड़ दी थी। किससे रिलेट करती थी? भूमि सुधारों से संबंधित थी। किससे? लैंड रिफॉर्म से रिलेट करती थी। लैंड रिफॉर्म से कैसे? जमींदार बागड़ बिल्ले अपनी जमीन देने को तैयार नहीं। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई कि भैया इतनी लिमिट से ज्यादा अगर जमीन मिली, सरकार जब्तगी कर लेगी। ये 1951 का टाइम ही है जब आप सुनते हो आचार्य विनोबा भावे जी का नाम, जिन्होंने भूदान और ग्रामदान प्रोग्राम चलाया कि जमींदार लोग खुशी से जमीनें दान दे रहे, पूरा गांव का गांव दान दे रहे। क्यों? पता लग गया था कि सरकार क्या ला रही है, जब्त कर लेगी। तो बेहतरी यह है दान दे दूं तो आगे वाली 6 पुश्तें याद रखेंगी कि भैया जमींदार साहब फलाने ठिकाने के नाम पे ये गांव है, इन्होंने अपनी पूरी जमीन दान दे दी थी, इतनी ही जमीन रखी थी, क्योंकि सबको पता लग गया था जमींदारी खत्म हो रही है। तो पहला ही 9th शेड्यूल कब जोड़ी गई? पहला ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 9th शेड्यूल को जोड़ने के लिए होता है 1951 में, और ये लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई थी, यानी भूमि सुधारों से संबंधित थी, जमींदारी को खत्म किया जा रहा था। ठीक बेटा, 10वीं अनुसूची 10 दल बदल, 10 से क्या याद रहेगा? दल बदल। तो 10वीं अनुसूची 52nd नंबर का अमेंडमेंट होता है 1985 में। होता क्या था बेटा? सवेरे तो पता पड़े कांग्रेस के अंदर है, शाम में पता पड़ा बीजेपी से अच्छा प्रपोजल आ गया, बीजेपी में चले गए, और रात तक आते आते अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया मैं बनाऊंगा तुम्हें कैबिनेट मिनिस्टर, मेरे साथ आ जाओ और दूंगा इतना भर के पेटी सामान। रात में पता पड़ा कि गार्गी मैम किस पार्टी से बिलोंग कर रही है, रात में हो गई वो आम आदमी पार्टी की। सवेरे थी कांग्रेस की, दोपहर में हो गई कौन सी?
बीजेपी की और रात में हो गई आम आदमी पार्टी की। लेकिन जनता ने मुझे पहली बार में किस पार्टी की वजह से चुना था भैया? कांग्रेस की टिकट लेके ही तो मैंने वोट लिए थे, लोगों से मांगे थे कि वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। झाड़ू पे बैठ के तो मांगे नहीं थे। तो ये जनता के साथ क्या है? धोखा। मैंने तो अपना फायदा देखा ना कि अरे मेरे को किधर से फायदा मिल रहा है। तो इस पे रोक लगाने के लिए इसे बोलते हैं दल बदल, डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल को रोकने से संबंधित 10वीं अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन 1985 की। भैया ज्यादा सवेरे से शाम तक भगा दौड़ी करोगे ना, ये अपनी सदस्यता या अपनी मेंबरशिप छोड़ के दूसरी किसी पार्टी में ज्वाइन कर लोगे और जनता ने तुम्हें किसी और पार्टी में जीता है, तो फिर भैया ऐसे में ना तुम्हारी सदस्यता, तुम्हारी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। सचिन कह रहे हैं दान दी गई जमीन ऑन पेपर दी गई थी, ऐसे ही दे दी गई थी, ऐसे ही कि ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी। ठीक है बेटा, ये वाला मामला था। सब तुम समझ नहीं रहे हो बात, इसको समझो कि देखो तुम्हें पता पड़े, अब ये ऐसे मानो बिट्टू, तुम्हें पता पड़े कि तुम्हारा मतलब सीजीएल में सिलेक्शन हो ही गया है, पक्का हो गया है तुम्हारा, मतलब तुम्हारा एकदम सब क्लियर हो चुका है। तुम्हें ये भी पता लग गया मेरे मार्क्स कितने हैं, सब कुछ बढ़िया है, तुम्हें सब टियर 1 टियर 2 का कंफर्म हो रखा है, और तुम्हें ये भी लग रहा है कि मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच कर लिए। अब और ये एक पॉलिसी हो कि जिस बच्चे ने, तुम्हें किताबें मिलती हो सरकार की तरफ से, सपोज करो तुम्हें किताबें मिलती हो सरकार की तरफ से, ठीक है, तो तुम्हें ये खबर सुनने में, या फिर ये हो कि जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसको सरकार को किताबें देनी पड़ेंगी या किसी और को देनी पड़ेंगी, तो एक सरकार का एकदम ये लठ वाला, डंडे वाला रूल हो, ठीक है। तो ऐसे में जब आपको पता ही लग गया है, तो आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप किसी को अपने ऐसे दिखाने के लिए कहोगे ना मेरे नोट्स ले लो यार, तुम क्यों परेशान होते हो, क्योंकि तुम्हें पता है नोट्स तुम भी अपने पास नहीं रख सकते, तुम्हारा तो हो गया ना, सरकार रखने नहीं देगी, ओए कहाँ है तेरी किताबें, नोट्स कहाँ है, चल ला इधर ला, किसी और के काम आएगा, ठीक है। और ये हो तो कितना अच्छा है, तुम सोचो ना, अगर गवर्नमेंट खुद ही, पेपर कितना बचेगा, गवर्नमेंट खुद ही कर दे कि स्कूलों के अंदर 7th क्लास की किताबें 6th क्लास के बच्चों को दी जाएंगी, ठीक है, और 6th क्लास की किताबें 5th क्लास के बच्चों को दी जाएगी। पर बात यह है ना कि ये जितने भी ठेकेदार बैठे हुए हैं किताबों के, इनके ठेके बंद हो जाएंगे, क्योंकि किताबें वही चलेंगी, और स्कूलों को जो कट कमीशन मिलता है वो दिक्कत में आ जाएगा। तो ये वाला मामला था, तो ये जमीन ऐसे दी गई थी, ठीक है। अब देखो 11th शेड्यूल किससे जुड़ी हुई है बेटा? ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई है। 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वें नंबर का संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 93 में लागू हुआ था। 93 में क्या हुआ था? लागू, 93 में लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू, ठीक। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई है। इसमें क्या है, ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट था? 73वें नंबर का अमेंडमेंट था 1992-93 में। 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से जुड़ी हुई है, ये 74th नंबर का संशोधन था, ये भी 1992-93 में था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बेटा? कोई परेशानी नहीं है ना? 12 की 12 ये दिमाग में होनी चाहिए, मेरे संग बोलो, फिर मैं आगे कल कराऊंगी, थोड़ा सा कल पढ़ाना है, भाग फर्स्ट पढ़ाना है, और कल ही मैं नागरिकता भी पढ़ाऊंगी, तो ये बचा हुआ जो है वो दोनों ही रहूंगी, ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं बच्चा? मैम सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बताओ। बेटा अभी नहीं, ठाकुर रोहित प्रताप, जब मैं स्टेट और किसके क्वेश्चन करा रही होंगी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन टॉपिक पढ़ा रही होंगी, मैं वहां पर सब्जेक्ट लिखाऊंगी, मैं वहां सब्जेक्ट लिखाऊंगी, यहां लिखा के कंफ्यूज नहीं करूंगी, ठीक है। जब हमारी बात ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिश्तों पे चल रही होगी, तो वहां रिश्ते की बात में बताया जाएगा, वहीं लेनदारी देनदारी की बात की जाएगी। अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया जा रहा है, जहां से जितना बनता है, ठीक है बिट्टू। तो परेशान नहीं होना, इसमें परेशान नहीं होना, मेरे साथ रिवाइज करो, दोनों केस समझ में आ गए। प्रस्तावना में आज तक केवल, प्रियम्बल में केवल आज तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, बैठ के बताऊंगी अब, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आंसर आज भी मिलेंगे, ठीक है, रोज देख लिया करो, क्वेश्चन आंसर मिला करेंगे, और उसमें आंसर नहीं दूंगी। आंसर क्यों नहीं दूंगी? क्लास ढंग से सुनो और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, ठीक, और ढूंढो उसको क्वेश्चन को। तो सबसे पहला
एक ही बार आज तक प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है प्रस्तावना में, और वो कब हुआ है बेटा? 1976 में। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, ये तो क्लियर हो ही गया आपको। अच्छा, क्या जोड़ा गया उसके अंदर? तो भैया प्रस्तावना में प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सोशलिज्म यानी भारत एक समाजवादी देश होगा, सोशलिज्म को सपोर्ट करेगा, और सेक्युलरिज्म यानी कि भारत का, इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है देश का, आप फ्री हैं जिस भी धर्म को मानना चाहें। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कंट्री है। और अखंडता का मतलब होता है इंटीग्रिटी। अखंडता का मतलब होता है इंटीग्रिटी, यानी कि इसे सिंपली कहेंगे कि भैया आप और हम सब इंटीग्रिटी यानी अखंडता, अपने देश को एक बनाने के लिए कोशिश करेंगे। 2 केस बताए मैंने आपको। एक था 1960 का केस, बेरुवाड़ी केस। मुद्दा आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी में एक जगह थी बेरुवाड़ी। रेडक्लिफ साहब ने जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा किया तो वो गड़बड़ी करना भूल गए, लिखना भूल गए, और पाकिस्तान बागड़ बिल्ले की नजरें, नियत दोनों खराब रही हैं। वो कहने लगा मेरा है मेरा, और चाचा जी ये कह रहे कि ले ले भैया आधा ले ले। अब आम जनता बोली कैसे ले ले भैया आधा? तो अब मुद्दा आया कि ये कैसे ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना में प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं माना जाता। तो प्रस्तावना को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं माना जाता, यानी प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता, तो प्रियम्बल में लिखी हुई बात के बेसिस पे आप इसका बंटवारा नहीं कर सकते, ये हिस्सा पाकिस्तान को नहीं दे सकते। आप क्या करोगे? इसे आप आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके संविधान में संशोधन करके दे दो। फिर एक मामला फंसता है केशवानंद भारती जी का, बनाम केरल राज्य। 1973 का केस है। केशवानंद भारती जी एक मठ के, एक मंदिर के पुजारी, उनकी जमीन उसे ले रही है सरकार। तो फिर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। केशवानंद भारती जी बहुत सारे अनुच्छेदों के तहत छेद करने की कोशिश करते हैं भारत की सरकार में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रस्तावना इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है, और तो इसलिए संसद उसमें चेंज कर सकती है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि संसद मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक आत्मा जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें पॉजिटिव चेंज करेगी, कभी भी नेगेटिव चेंज नहीं करेगी। ठीक साहब। उसके बाद बात आती है हमारी शेड्यूल की। किसकी बात आती है? बेरुवाड़ी का यही हुआ, वो हिस्सा गया, ठीक है, दे दिया गया। फिर बात आती है अनुसूची 1। जैसे हम कहीं रिश्ता करने जाते हैं तो हम बताते हैं हमारे घर में कितने सदस्य हैं, तो ऐसे ही अनुसूची 1 शेड्यूल 1 बताती है कि भारत के अंदर कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। फिर जब हम रिश्ता करते हैं तो हम दूसरी बात कहते हैं कि आपके लड़के को कितनी सैलरी मिलती है, कि जी आपकी लड़की को कितनी सैलरी मिलती है। तो सेकंड भी यही बताती है कि कितना, जितने भी ऑफिसर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें कितनी सैलरी, कितना भत्ता, कितने अलाउंसेस, क्या पेंशन मिलेगी। फिर तीसरी बात यह होती है कि शपथ, ओथ के बारे में बात आती है कि अब आप कहीं लड़का नहीं देखोगे और अब आप कहीं लड़की नहीं देखोगे। तो ऐसे ही पदाधिकारियों की शपथ की बात आती है कि किसको कौन ओथ दिलवाएगा। चौथा बताता है कि राज्यसभा में किस स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की कितनी सीट्स होंगी। पांचवा बताता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो एरियाज होंगे उनकी अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और कंट्रोल, नियंत्रण कैसा होगा। छठा बताता है आत्मा के बारे में, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में, कि इन एरियाज में शेड्यूल ट्राइब्स का कैसे ध्यान रखा जाएगा। सातवां बताता है कि साथ साथ चलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सबके सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। 100 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, 61 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और 52 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। 8th शेड्यूल बताती है किसके बारे में? भाषाओं के बारे में। 22 भाषाएं अलग अलग समय पे जोड़ी गई, उनके बारे में। तो आज के लिए इतनी ही है, और फिर कल करेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2, भाग 1 और भाग 2, नागरिकता, और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।